हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इग्नू के MS-12 की एक और कहानी, अपना अपना कर्ज। ये एक पंजाबी कहानी है और इसकी लेखिका हैं अमृता प्रीतम। कहानी स्टार्ट करने से पहले इसके पात्रों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। नंबर 1 मूर्ति, जो एक विधवा है और एक 2 साल के बच्चे की माँ है। एक है रुक्मणी, वो भी उस बच्चे की माँ है। ये दोनों एक ही बच्चे की माँ कैसे हो सकती हैं, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। और एक है राजबख्शी, जो उस गांव में अपना मकान बनवा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वह एक टूटी हुई सी बात की तरह थी। किसी को मालूम नहीं था कि वह कौन थी, कहाँ से आई थी, कब आई थी। शायद कुंवारी थी, शायद विधवा थी, क्योंकि मर्द के नाम पर उसकी झुग्गी में कोई 2 साल का बच्चा था, पर वह उसका भी हो सकता था और उस दूसरी उससे कुछ पक्की उम्र की औरत का भी। नई बन रही बस्ती में सभी नए थे। वे भी जो वहाँ अपने घरों की नींवें खुदवा रहे थे, और वे भी जो ईंटें और चूना ढोकर दीवारें खड़ी कर रहे थे। सो नीम के पेड़ के नीचे बनी हुई उस चाय की झुग्गी पर ना जाने पेड़ों की आयु की थी या हाल ही में खुदी नींवों की आयु की। लोगों को मालूम सिर्फ यही था कि उसका नाम मूर्ति है और उसकी झुग्गी में सवेरे से लेकर शाम के 5 बजे तक, मज़दूरों की छुट्टी होने के समय तक, गरम दाल चीनी वाली चाय मिलती है। वह अक्सर मोटी मलमल की लाल धोती बांधे रहती थी और चूल्हे में जलती हुई लकड़ियों के पास बैठी हुई वह भी चूल्हे की आग जैसी मालूम होती थी। वह दूसरी उससे पक्की आयु वाली, जब धूप चढ़ती वह बच्चे को खिलाती हुई बाहर के पेड़ों के नीचे बैठी हुई दिखाई देती, और जब शाम की ठंड उतरने लगती तब वह बच्चे को आंचल में लपेटकर झुग्गी के भीतर जाती हुई दिखाई देती। चाहे सिर्फ वह मूर्ति बनाती और बांटती दिखाई देती थी। राजबख्शी के घर की छतें जब पड़ चुकी थी तब कुछ दिनों के लिए काम थम गया था, पर बख्शी साहब इन दिनों भी नियम से आते थे और चौकीदार को भेजकर चाय वाली झुग्गी से चाय मंगवाते थे तथा कुछ देर वहाँ अकेले कुर्सी पर बैठे रहते थे। एक दिन वे कुछ देर से आए। बन रहे सब मकानों के चौकीदार अपनी अपनी झुग्गी में आग जलाकर कुछ पका वका रहे थे, और मूर्ति की झुग्गी में भी चाय के बर्तन मांजे धोए जा चुके थे कि उन्होंने चौकीदार को चाय लाने के लिए भेजा। मूर्ति ने नए सिरे से चाय का पानी रखा। चौकीदार शायद उनके लिए सिगरेट लेने चला गया था। मूर्ति ने चाय बनाकर उसका इंतज़ार किया, फिर स्वयं जाकर बख्शी साहब को चाय दे दी। नीम के पेड़ों से झड़े हुए पत्ते जमीन पर कुछ इस तरह से हिल रहे थे जैसे मिट्टी को टटोल टटोल कर उसकी अपनी जड़ें उसमें से खोज रही हों। राजबख्शी ने चाय का प्याला हाथ में लेते हुए मूर्ति की ओर देखा था, पर फिर आंखें परे कर ली थीं। फिर भी आंखों में से कुछ उतरकर अभी तक मूर्ति के मुंह पर हिल रहा था। वे चाय पी रहे थे। मूर्ति परे कुछ दूर पर संध्या के सिमटते हुए उजाले की तरह खड़ी हुई थी। मूर्ति, अचानक उसकी आवाज़ ऐसी आई जैसे हवा के झोंके से नीम के पेड़ के बहुत सारे पत्ते झड़ पड़े हों। जी, न जाने क्यों मूर्ति को लगा जैसे उसकी आवाज़ पीपल के पत्ते की तरह काम गई थी। शायद उन तक पहुंची भी नहीं थी, होठों में ही काम कर रह गई थी। तुम यहाँ कब आई और किस तरह? मूर्ति ने परे शून्य में देखा, परे वहाँ तक जो आंखों की पहुँच से बाहर था। फिर कहा, काफिले के साथ, जब सारे लोग यहाँ आए थे। राजबख्शी ने नज़र भरकर उसकी ओर देखा। गोधूली के इस समय में वह कांसे की मूर्ति की भांति अचल खड़ी लगती थी। उन्हें ख्याल आया, पिछले वर्ष इस धरती का विभाजन एक और गजनबी की तरह आया था, जिसमें न जाने कितनी मूर्तियां तोड़ी थी, और वह एक मूर्ति न जाने किस मंदिर में से उठाकर यहाँ एक झुग्गी में लाकर रख दी गई है। पर साथ ही राजबख्शी को डूबते हुए सूरज की लाली जैसा एक तीखा सा एहसास हुआ। लोग सदा अपने घर बार, रोजगार और रहन सहन जैसी हस्तियों से ही पहचाने जाते हैं। लोग सदा अपने घर बार, रोजगार और रहन सहन जैसी हस्तियों से ही पहचाने जाते हैं। ये सब चीज़ें जब उनके पास से खो जाएं, उनके चेहरे भी खो जाते हैं। पिछले बरस उन्होंने कई कैंप और काफिले देखे थे। अपनी अपनी हैसियत के बिना लोगों के अपने चेहरे भी खोए हुए थे। सब एक भट्टी में गलकर एक जैसा हो गया जान पड़ता था, चेहरे भी, आवाज़ें भी और ख्याल भी।
पर यह मूर्ति किस तरह साबुत की साबुत। राजबख्शी को मूर्ति के घर बार या उसकी हैसियत का पता नहीं था, पर एक गहरा सा एहसास था, वह जो भी थी वही है। उसकी किसी मंदिर या महल में रहने वाली अदा इस झुग्गी में भी है। मूर्ति उसी तरह एक दूरी पर खड़ी हुई थी। चाय का प्याला उसी तरह राजबख्शी के हाथों में थमा हुआ था। शायद वह खाली प्याला लेने के लिए खड़ी हुई थी, पर पाँव के आगे बिछी हुई खामोशी को वह न तोड़ सकती थी। नहीं। फिर अचानक खामोशी टूट गई। चौकीदार के पैरों की आवाज़ ने तोड़ दी। राजबख्शी ने खाली प्याला चौकीदार को थमा दिया। चौकीदार से मूर्ति ने ले लिया और पीछे झुग्गी की और मुड़ती हुई मूर्ति को चौकीदार ने जब 2 आने दिए, वे एक चीनी की प्लेट में इस तरह छनके जैसे 2 टुकड़ों में टूटी हुई खामोशी से कुछ और कंकड़ गिर आए हों। राजबख्शी अब अगले दिन भी आए, उससे अगले दिन भी, उससे अगले दिन भी, पर उन्होंने स्वयं झुग्गी के पास जाकर चाय मांगी, पी और 2 टुकड़ों में टूटी हुई खामोशी को फिर एक साबुत टुकड़ा मालूम होने लगी। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो खामोशी के बदन में लहू की नसों की तरह चलती हैं और उनके कारण वह चुप बड़ी जीती जागती मालूम पड़ती हैं। एक दिन चाय बनाते समय मूर्ति के पास खेलते हुए बच्चे की आवाज़ भी ऐसी ही थी। यह बच्चा? राजबख्शी ने पूछा। मेरा है, मूर्ति ने जवाब दिया। यह सवाल और जवाब भी लहू की हरकत की तरह थे। ठंडी खामोशी कुछ तपते हुए रंग की हो गई थी। वह? राजबख्शी ने अंदर बैठी झुग्गी में बैठी हुई दूसरी औरत की तरफ देखा। जवाब में मूर्ति ने पहले बच्चे से कहा, जा अंदर अपनी माँ के पास जा। फिर राजबख्शी से कहा, वह मेरे बच्चे की माँ है। खामोशी जैसे जोर जोर से धड़कने लगी। अगले ही दिन राजबख्शी के कानों में मूर्ति की आवाज़ पत्तों की शां शां की तरह चलती रही। उन्होंने उसकी झुग्गी से रोज़ चाय पी, पर फिर कुछ पूछा नहीं। मूर्ति के शब्द सीधे थे, वह मेरा बच्चा है, वह मेरे बच्चे की माँ है, पर अर्थ सिर्फ पत्ते की शां शां जैसा था, पकड़ में नहीं आते थे। यह नई बन रही बस्ती शहर से 8 मील दूर थी, जिसके आसपास अभी कोई और मंडी या बाजार नहीं बना था। शहर से इस बस्ती तक बस चलती थी, पर दिन भर में शायद 3 बार। वह बस न मिलने पर 8 मील पैदल चलने के सिवा कोई चारा नहीं था। अगर किसी की बस छूट जाती थी तो बस नहीं मिलती थी, तो 8 मील पैदल चलने के सिवा किसी के पास कोई चारा नहीं था। इसी रास्ते पर एक दिन राजबख्शी ने मूर्ति को शहर से बस्ती की ओर आते देखा। मूर्ति के दोनों हाथों में कुछ गठड़ियाँ पोटलियाँ थीं। राजबख्शी ने अपनी गाड़ी रोक ली। बस 2 मिनट तक का फ़र्क रह गया, बस निकल गई। मूर्ति ने गाड़ी में गठड़ियाँ पोटलियाँ रखते हुए कहा, चाय की पत्ती, चीनी और लटरम शटरम लेने के लिए कभी कभी शहर जाना पड़ता है। राजबख्शी ने गाड़ी को पहले से दूसरे और दूसरे से तीसरे गियर में डालते हुए धीरे से कहा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। संध्या समय की इटलाती हवा की भांति मूर्ति हंस दी, पर बोली कुछ नहीं। मूर्ति, तुम्हारे बच्चे का बाप? राजबख्शी के मुंह से अधूरा सा वाक्य निकला, जो उन्हें कुछ गलत सा भी लगा, पर उसी वाक्य को ठीक करते हुए उन्होंने पूछा, तुम्हारा आदमी कहीं फसादों के दिनों में? ये कहकर बात उन्होंने अधूरी छोड़ दी। हाँ, बलवाइयों ने मार दिया, मूर्ति ने कहा। अगली खामोशी में फिर उस दिन वाले मूर्ति के शब्द राजबख्शी के कानों में शां शां करने लगे। कुछ देर बाद कह सके, लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। मेरी? मूर्ति ने पूछा, पर आवाज़ में फिक्र जैसा कुछ नहीं था। वह दूसरी औरत, राजबख्शी ने कहा। उसका नाम रुक्मणी है, वह मेरी रुक्की बहन है, मूर्ति बोली। यह बच्चा किसका है? राजबख्शी ने पूछा। यह बच्चा उसका है? राजबख्शी ने पूछा। हाँ, मूर्ति ने जवाब दिया। तुम्हारा नहीं? राजबख्शी ने फिर पूछा। मेरा भी, मूर्ति ने कहा। राजबख्शी हंस पड़े। ज़्यादा किसका है? उन्होंने फिर पूछा। ज़्यादा उसका है, मूर्ति भी हंसी पड़ी। राजबख्शी ने एक पल की खामोशी के बाद गंभीर से स्वर में कहा, असल में तुम्हें दोनों में से एक औरत होना चाहिए था और एक को मर्द। हाँ, पर तुम्हारी जगह यह ख्याल रब को आना चाहिए था, मूर्ति ने कहा। तो राजबख्शी ने कुछ चौंक कर मूर्ति की ओर देखा। फिर कहने लगे, तुम्हें मालूम है लोग क्या कहते हैं? क्या? मूर्ति ने पूछा। एक दिन मेरे ठेकेदार का मुंशी किसी से कह रहा था। ये कहकर बात उन्होंने अधूरी छोड़ दी। क्या? मूर्ति ने पूछा। कि तुम्हें फिर से ब्याह करने में कोई ऐतराज़ नहीं है।
अगर। राजबख्शी इस अगर के आगे कुछ न कह सके। मूर्ति ने ही कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, मैंने ही कहा था, अगर कोई मेरे और रुक्की दोनों के साथ ब्याह करे तो मैं कर सकती हूँ। अजीब शर्त है, राजबख्शी ने कहा। नहीं, अजीब नहीं है। मूर्ति सामने खाली सड़क की ओर देखती रही, फिर कहने लगी, साहब, अभी तुमने कहा था ना, हम दोनों में मुझ में और रुक्की में एक औरत होना चाहिए था और एक मर्द। ये बात सच्ची थी। मुझे रुक्की जैसा मर्द चाहिए था, पर इस वक्त तो तुम उसके लिए काम करती हो, कमाती हो मर्द की तरह। राजबख्शी ने कहा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मूर्ति बोली। पर वह बात, राजबख्शी ने फिर पूछा। आखिर मैं मर्द नहीं, मर्द की जगह हूँ, मर्द की तरह। राजबख्शी ने सोचा नहीं था कि वह कभी मूर्ति से इस तरह की बातें करके आश्चर्य में पड़ जाएंगे। वह हंस से दिए, मानो हंसी से आश्चर्य को ढक रहे हों। मूर्ति ने ही कहा, असल में मर्द न उसे मिला न मुझे। उसका आदमी भी फसादों के दिनों में? राजबख्शी ने पूछा। वही जिसे बलवाइयों ने मार दिया था। मूर्ति, राजबख्शी झड़ते हुए पत्तों वाली टहनी की तरह खाली खाली से मूर्ति की ओर देखने लगे। फिर कहने लगे, वह आदमी तुम्हारा भी था, उसका भी। यह बच्चा तुम्हारा भी है, उसका भी। राजबख्शी को कुछ ये बात समझ नहीं आ रही थी। हाँ साहब, मूर्ति हंस पड़ी। रब एक बात पर चूक गया तो फिर चूकता ही गया। राजबख्शी ने गाड़ी की चाल को हल्का कर दिया और कहा, बस्ती आने वाली है मूर्ति, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मैं यहाँ कुछ देर गाड़ी रोक लूँ। मूर्ति की खामोशी बख्शी साहब से ज़्यादा मूर्ति को अजीब लगी। कहने लगी, हाँ साहब, मैंने सुना है तुम अच्छे आदमी हो। और क्या सुना है? राजबख्शी गाड़ी रोककर पूछने लगे। और यह है कि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, मूर्ति ने कहा। बच्चे की माँ भी नहीं। राजबख्शी हंसने लगे। हाँ, कोई भी नहीं, मूर्ति बोली। कहाँ सुना था? राजबख्शी ने पूछा। तुम्हारे ठेकेदार, चौकीदार सब हमारे पास ही चाय पीने आते हैं, मूर्ति बोली। वे ये बातें भी करते हैं? राजबख्शी ने पूछा। सिर्फ उस दिन कर रहे थे जिस दिन तुम्हारे मकान की नींव रखी गई थी। तुमने उस दिन न हवन किया, न मोतीचूर के लड्डू बांटे। वे सब लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, सिर्फ सोचते हैं तुम्हारा कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें मकान की खुशी नहीं। राजबख्शी कुछ देर चुप रहे। लगा उनमें और मूर्ति में बात करने वाली सड़क टूट गई है। पर वह सड़क शायद वह थी जो राजबख्शी की अपनी ज़िंदगी की ओर मुड़ती थी। वे उधर से पलटकर उस दूसरी सड़क की ओर देखने लगे जो मूर्ति की ज़िंदगी की ओर जाती थी। कहने लगे, अच्छा मूर्ति, वह दूसरी औरत रुकी मर्द नहीं थी, इसलिए तुम्हें किसी और से ब्याह करना पड़ा? हाँ साहब, मूर्ति हंसी पड़ी। उसकी मेरी किस्मत एक ही है, इसलिए हमारा ब्याह भी एक ही जने के साथ हुआ था और हमारा दोनों का बच्चा भी एक ही है। बाहर कुछ बूंदाबांदी होने लगी थी। राजबख्शी ने धुंधले से हो रहे विंड स्क्रीन की ओर देखा, वाइपर चलाया और कहने लगे, दोनों का ब्याह तो एक आदमी के साथ हो सकता है, लेकिन बच्चा किस तरह? राजबख्शी ने पूछा। तन और मन में कितना फ़र्क होता है साहब, बस समझ लो। मन सिर्फ उसका था, मेरा नहीं था। मेरा सिर्फ तन था। शायद हूँ जैसी कुछ, राजबख्शी ने कहा। फिर कितनी ही देर चुप रहे। अचानक बोले, उस समय एक आदमी से ब्याह करना शायद कोई मजबूरी थी या सिर्फ ज़रूरत थी, पर अब क्यों? अब भी ज़रूरत है, वह नहीं, पर ज़रूरत है, मूर्ति ने कहा। वह कैसी ज़रूरत थी? राजबख्शी ने पूछा। वह ज़रूरत सिर्फ पैसे की थी। वह आदमी बहुत अमीर था, उसके कई भट्टे थे और लोग कहते थे उसके भट्टों में मिट्टी की ईंटें नहीं, सोने की ईंटें पकती हैं, मूर्ति ने जवाब दिया। फिर? राजबख्शी ने पूछा। उसकी पहली औरत रुकी थी? नहीं, पहली नहीं, पहली मर गई थी। शायद उसने उसे निकाल दिया था। मैंने उसे देखा नहीं, पर सुना था कि वह सुंदर नहीं थी, इसलिए। मूर्ति ने बात अधूरी छोड़ दी। सुंदर नहीं थी इसलिए मर गई? राजबख्शी ने हंसकर कहा। हाँ साहब, किसी को दुत्कारते रहो तो वह मरे जैसा ही हो जाता है, कभी मर भी जाता है। फिर? राजबख्शी ने पूछा। फिर उसने रुक्की से ब्याह कर लिया। रुक्की अपने दिनों में बहुत सुंदर थी, पर कई बरस बीत गए। रुक्की को कोई बच्चा नहीं हुआ? राजबख्शी ने पूछा। हाँ साहब, लोग कहते थे भट्टे वालों को पहली का शाप लगा हुआ है। कहते थे जब पहली मरी थी उसे बच्चे की उम्मीद थी, पर इस आदमी ने एक दिन उसे इतना मारा कि वह भी और उसका बच्चा भी। मूर्ति पुरानी बात याद करके अब भी कांप सी गई।
सो उसने बच्चे की खातिर फिर तुमसे ब्याह किया? हाँ साहब, बच्चे की खातिर। मेरे माँ बाप से उसने मुझे एक तरह से मोल खरीदा था, मोती ने कहा। और आखिर वह शाप टूट गया? राजबक्शी बोले। नहीं। हाँ, मोती की आवाज़ कांप गई। फिर वह कांपती हुई आवाज़ को संभालते हुए बोली, पर साहब, तुम ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें यह सब कुछ क्यों बताऊं? राजबक्शी एकटक मूर्ति के मुंह की तरफ देखते रहे, फिर कहने लगे, मैं तुम्हें 6 महीने से देख रहा हूँ, पर ना जाने क्यों मैं यहाँ रोज़ सिर्फ मकान की खातिर नहीं आता। शायद राजबक्शी का दाहिना हाथ खड़ी हुई गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर था और उन्होंने बायां हाथ मूर्ति के कंधे पर रखा। मैं तुम्हारे साथ ब्याह कर सकता हूँ साहब। तुम? मूर्ति के सवाल में जितनी हैरानी थी, आवाज़ में उतनी नहीं थी। फिर धीरे से कहने लगी, अपने ऊपर जोर होता है पर सपनों पर नहीं होता। मैंने 3 बार सवेरे उठकर अपने आप को झिड़का है। मुझे 3 रात साहब तुम्हारा सपना आता रहा। मुझे साहब नहीं, कुछ और कहा करो, राजबक्शी ने कहा। मूर्ति चुप रही। अच्छा, यह बताओ, अगर मैं ऐसे सोचूं, तुम मेरे लिए भी वही शर्त लगाओगी? राजबक्शी ने पूछा। वही रुकी वाली? हाँ, मूर्ति ने कहा। राजबक्शी ने मूर्ति के कंधे पर से हाथ हटा लिया और उसे भी स्टीयरिंग व्हील पर रख लिया। बाहर बूंदें तेज हो गई थी। विंड स्क्रीन पर धुंध गहरी होती जाती थी, पर वाइपर पूरे जोर से धुंध को पहुंचता जा रहा था। साहब, बख्शी साहब, ये बात पक्की है कि मैं जहाँ रहूँगी वहीं रुकी। जिस हाल में मैं रहूँगी उसी हाल में वह। मूर्ति कह रही थी कि बख्शी साहब ने बात काटी। इससे मुझे कोई इनकार नहीं है। वह पूरे सुख से आराम से रहेगी। मूर्ति हंसी पड़ी। किस तरह? बख्शी साहब को मूर्ति का किस तरह अर्थहीन सा लगा, पर कहने लगे, पूरी इज्जत के साथ, आराम के साथ, घर की माँ की तरह, बहन की तरह। मूर्ति ने सामने विंड स्क्रीन की ओर देखा। वाइपर चल रहा था। फिर भी हथेली से उसकी धुंध को पोंछते हुए बोली, बस यही बात है बख्शी साहब, तुम चाहे कितने ही अमीर हो, पर वह घर में माँ की तरह रहेगी तो माँ नहीं होगी, सिर्फ माँ की तरह होगी। बहन नहीं होगी, बहन की तरह होगी। यह तरह बहुत दिन तक नहीं चलती, मूर्ति ने कहा। राजबक्शी को लगा इस वक्त शायद मूर्ति के कंधे को उसके हाथ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनके हाथ को मूर्ति के कंधे की ज़रूरत थी। उन्होंने बायां हाथ कुछ कांपता सा मूर्ति के कंधे पर रख दिया। मूर्ति कहने लगी, पर जब कोई औरत किसी की बीवी होती है, वह बीवी होती है, बीवी की तरह नहीं होती। हाँ मूर्ति, राजबक्शी ने दलील मान ली और कहा, तुम्हें ज़िंदगी में पहली बार भी जो कुछ मिला उसके साथ बांटना पड़ा, अब दूसरी बार तुम जानबूझकर। उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। यह किसी भी औरत के लिए स्वाभाविक नहीं होता, नहीं ना? मोती ने पूछा। नहीं, पर उसने मेरे जो कुछ मेरे साथ बांटा है वह स्वाभाविक नहीं था, मूर्ति ने कहा। वह मजबूरी थी, राजबक्शी ने कहा। सौतन कहलाने वाली औरत जो कुछ बांटती है वह उसकी बात नहीं करती। फिर? राजबक्शी ने पूछा। मोती कितनी ही देर चुप रही, जैसे कुछ बताने या ना बताने का अपने साथ फैसला कर रही हो। फिर एक बार उसने एक गहरी निगाह से राजबक्शी के मुख की ओर देखा। लगा उनके मुंह पर कुछ ऐसा सच था जो उसने पहले कभी किसी के मर्द के मुख पर नहीं देखा था। सोच लिया कि उसका अपना सच चाहे कैसा भी हो, पर सच के बदले में वह सिर्फ सच देना है। कहने लगी, मेरे लिए भट्टे वालों की मांग बहुत दिनों से थी। माँ बाप गरीब थे, पर इतने नहीं थे कि मुझे बेचे बिना उनका काम ना चलता। जो जवान लड़का मुझे अच्छा लगता था उसने मुझसे ब्याह करने का इकरार कर रखा था। गरीब था पर जवान था। मूर्ति ने कड़वी सी हंसी का घूंट पिया, फिर कहने लगी, उससे ही मुझे दिन चढ़ गए थे। राजबक्शी चुप रहे थे। मोती भी चुप सी हो गई थी। फिर कहने लगी, वह हमारी औरतों की ज़बान समझ गए हो ना? यह हमारी औरतों की ज़बान समझ गए हो ना? मूर्ति ने पूछा। राजबक्शी ने हामी सिर हिलाया। मूर्ति कहने लगी, पर जब उसे पता चला वह ब्याह करने से मुकर गया, सो किसी मर्द का बदला किसी मर्द से लेने के लिए मैंने माँ बाप से कह दिया कि मैं भट्टे वालों से विवाह करूँगी। सो यह बच्चा? राजबक्शी ने पूछा। यह भट्टे वालों का नहीं है। तुमने कहा था। आखिर उसका शाप टूट गया तो मेरे मुंह से निकला था नहीं, फिर हाँ भी कहा था, पर पहले सच ही मुंह से निकला था। इस बात का रुकी को पता है? राजबक्शी ने पूछा।
सिर्फ उसे ही पता है, किसी और को नहीं। पर उसने राजबख्शी सोचने लगा कि रुक्की का उस समय मूर्ति से जो रिश्ता था, उसका मूर्ति को हर तरीके से बचाए रखना सचमुच स्वाभाविक नहीं था। मूर्ति कह रही थी, इस बच्चे को मैंने मन की पूरी नफरत के साथ जन्मा था, पर रुक्की ने मन के पूरे प्यार से इसे पाला है। उस समय तक रुक्की को कुछ पता नहीं था, वह भीतर से अच्छे मन की है। वह अपने तन की हसरत मेरे तन में से मूर्ति की आवाज़ बाहर दूर तक बरसती हुई बूंदों से जैसे भीग गई। फिर राजबख्शी ने पूछा, फिर वह कमीना जिसका वह बच्चा था और भी कमीनेपन पर उतर आया। मुझे धमकाकर उसने 2-4 बार मुझसे 500-500 रुपये लिए। मैंने तंग आकर सोचा कि मैं भी मर जाऊं और उसके बच्चे को भी जीता ना रहने दूं। उसकी फिर धमकी आई। मैं पागल सी हो गई थी। एक दिन बच्चे को उठाया आधी रात के वक्त और बाहर कुएं की ओर चल दी। बच्चा रुक्की के पास सोया करता था। मैंने उसे सोते हुए उठाया था, सो रुक्की जाग गई थी। मुझे तब पता चला जब वह भी मेरे पीछे पीछे कुएं की ओर दौड़ती हुई आई। वहाँ मैंने अपने मुंह से उसे सब कुछ बता दिया था, पर वह अपने बाप की बेटी मुझे अपने गले से लगाकर वापस लौटा लाई। उसने उस आदमी को कुछ नहीं बताया? उस भट्टे वाले को? राजबख्शी हैरान थे। बिल्कुल नहीं। उसे सचमुच ही बच्चे से मोह हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने सबकी चोरी से उसे बुलवा भेजा जो मुझे आए दिन धमकाता था। उससे कहने लगी कि भट्टे वालों को सब कुछ मालूम है, सो धमकी का कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टे भट्टे वालों ने उसे मरवाने का बंदोबस्त किया हुआ है। सो अगर वह अपनी जान की सलामती चाहता है तो फिर कभी इस गांव से ना गुजरे, रुक्की ने कहा था। राजबख्शी की आंखों में पानी सा भर आया। उन्होंने झुग्गी के हल्के अंधेरे में बैठी हुई रुक्की को दूर से देखा था, पर आंखों में उसकी पहचान नहीं थी। उन्होंने मूर्ति की ओर देखा। लगा मूर्ति के मुंह पर जो एक लौ है, वह केवल उसकी जवानी की ही नहीं है, वह उस रुक्की की भी है जिसे उन्होंने देखा नहीं था। मूर्ति कह रही थी, यह बच्चा तो सचमुच में उसका है, मेरा तो यूं ही एक बहाना है। राजबख्शी की हथेली मूर्ति के कंधे पर बस सी गई। मूर्ति कहने लगी, मुझे पता है मेरी उम्र छोटी है, इसलिए सब मेरी तरफ ताकते हैं, पर अब जो हक उसे नहीं मिलेगा मैं भी नहीं लूँगी। राजबख्शी कुछ देर चुप रहे, फिर हथेली से मूर्ति का मुंह अपनी ओर मोड़कर अपने सामने करके कहने लगे, तुम्हें भी ज़िंदगी का एक कर्ज चुकाना है, मुझे भी ज़िंदगी का एक कर्ज चुकाना है। मूर्ति चुप पूरे ध्यान से उनकी ओर देखती रही। राजबख्शी ने एक गहरा सांस ली और कहने लगे, मुझे अपने सगे भाई का कर्ज चुकाना है। मेरी भाभी ने मुझे अच्छी तरह होश भी नहीं था जब मेरे साथ संबंध जोड़ लिया था। मैं बहुत अनजान था, कुछ समझा नहीं था, बस शरीर जलता रहा और मैं दिन दिन बुझता रहा। मोती जाने समझ सकी या नहीं, राजबख्शी ने ध्यान से उसकी ओर देखा, फिर कहा, उसको जिस साल ब्याह हुआ था उसे उसी साल कोई रोग हो गया था। ये बात मुझे बरसों बाद मालूम हुई, पर उसे तब से यह पता था और उसने बच्चे की आस छोड़ दी थी। बहुत छोटे से घर से आई थी, सब कुछ अपने पास रखने की सोचती थी कि मैं भी उसके बस में रहूं। मैं कई बरस तक एक रुकी हुई घड़ी में वक्त देखता रहा। मैंने समझा नहीं, भाई का दुख भी देखा, लेकिन मैंने समझा नहीं। मुझे अपने भाई का बहुत बड़ा कर्ज चुकाना है। मूर्ति जो रोज़ कांसे की मूरत के समान दिखाई देती थी, हाड़ मास की औरत की तरह कांप उठी। राजबख्शी कह रहे थे, अब उससे कोई वास्ता नहीं है, पर मेरे भाई का शक उसी तरह है। मैं बीते हुए बरस लौटाकर नहीं दे सकता, पर आगे से। राजबख्शी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। आगे से? मूर्ति के होठ धीरे से हिले। मेह की बौछार से चारों ओर धुंध फैली हुई थी। राजबख्शी गाड़ी के अंदर वाले हल्के से उजाले में मूर्ति के मुंह की ओर देखते रहे, फिर कहने लगे, आओ मूर्ति, हम अपने अपने कर्ज उतार दें। तुम? मूर्ति उनकी ओर देखकर कुछ हैरान सी अपनी ओर देखने लगी, जैसे अपने आप को उनकी आंखों में देख रही हो। राजबख्शी ने हाँ में सिर हिला दिया। मोती को शायद अभी इस हाँ की एक बार ज़रूरत थी, मुंह से निकला, और रुक्की भी? राजबख्शी ने मूर्ति के माथे के पास से झुकाकर उसके माथे को ऐसे चूमा कि मूर्ति को लगा उनकी हाँ है। उसके विश्वास जितनी हो गई है कि उनकी हाँ उसके विश्वास जितनी हो गई थी। अब उसे विश्वास हो गया था कि राजबख्शी मूर्ति के साथ साथ
रुक्मणी को भी अपना लेंगे। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।